वेलकम। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही नया चैप्टर करने जा रहे हैं पैनोरामा 1 से, जो क्लास 9 बिहार बोर्ड में प्रेस्क्राइब है। ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्टोरी है, रिटन बाय अर्जुन देव चरण। और ये स्टोरी एक वुमेन की आइडेंटिटी के ऊपर लिखी गई है। एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टाइप में ऑथर ने एक वुमेन की आइडेंटिटी को दर्शाया है, किस तरह से एक वुमेन की आइडेंटिटी होनी चाहिए, या किस तरह से ये पैट्राइकल सोसाइटी में वुमेन की आइडेंटिटी है, किस तरह से लोग एक वुमेन की आइडेंटिटी देखते हैं। ये सारा कुछ हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस स्टोरी में जो ऑथर है बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक जो आइडेंटिटी है वुमेन की वो दिखाए हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कोई भी एक ऐसा लाइन नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है जो BPSC 7th फेज़ टीचर रिक्रूटमेंट के लिए अपीयर करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा और इम्पॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि ये प्रेस्क्राइब किया गया है आपके सिलेबस में। और ये जो स्टोरी है हम लोग लाइन वाइज इसे कंटिन्यू करेंगे, लाइन टू लाइन एनालिसिस करेंगे। जितने भी जो क्रिटिकल एनालिसिस होगी मैं इसे अपने चैप्टर में बताते जाऊंगी। प्लीज़ आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, ताकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप इसे नोट डाउन कर लें। और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं, मैं जितनी भी 9, 10, 11, 12 की जो भी सिलेबस है मैं इस चैनल में कवर अप करने वाली हूँ। और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके आने वाले जस्ट टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई भी लिटरेरी वर्क करते हैं तो उनके वो जो ऑथर होते हैं उस लिटरेरी वर्क के, इसे हमें ज़रूर जानना चाहिए। अगर हम लोग BPSC 7th फेज़ का एग्ज़ाम देने वाले हैं टीचर रिक्रूटमेंट वाला, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखेगा आप लोगों को ही कि आप ये ऑथर के बारे में जान लें। ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में इसे कर लेंगे, फिर हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे। अर्जुन Arjun Dev Charan, a teacher by profession, is basically a poet. His plays appear like an extension of his poetry. तो ये बेसिकली एक प्रोफेशन से टीचर थे, हम लोग के जैसे। और बेसिकली वो एक पोएट भी थे। वो टीचर होने के साथ साथ एक पोएट भी थे। और उनके प्लेस जो होते थे, जो उनके ड्रामाज होते थे, एक तरह से वो एक्सटेंशन होता था उनके पोइट्री का। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिप्स एंड पिची लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्ले। तो जो उनके अंदर का जो पोएट है वो प्लेज में भी क्या होता है, जो लाइन्स जो रहते हैं वो शॉर्ट क्रिस्प बना के रखते हैं, ताकि वो जो प्ले हो और भी अट्रैक्टिव हो। His first book of Rajasthani plays, published in late 70s, was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. जो इनकी फर्स्ट बुक थी राजस्थानी प्लेस के ऊपर, वो जब पब्लिश हुई थी, कब पब्लिश हुई थी? लेट 70s में। ओके, लेट 70s में उनकी बुक्स थी जो वो पब्लिश हुई थी। was received rather indifferently in राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। तो वो बहुत ही अच्छा रिसीव नहीं हुआ था, ठीक है, बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स नहीं था, मेडिकर था, ठीक है। इंडिफरेंटली मतलब मेडिकर रिस्पॉन्स था। Till that time, drama in Rajasthani had meant either some stray one-act plays on social issues like widow remarriage, dowry, etc., or the folk plays based on historical and mythological themes. तो उस समय तक 17th सेंचुरी तक क्या हुआ करता था, जो ड्रामाज हुआ करते थे, राजस्थानी ड्रामाज हुआ करते थे, वो मेनली लोग ऐसे ही सोचते थे कि वो बस वन एक्ट प्लेज है जो सोशल इश्यूज़ पे लिखी गई हैं, ठीक है। सोशल इश्यूज़ जैसे कि विडो मैरिज हुआ, डाउरी सिस्टम हो, उस तरह उस टाइम पे 17 जब लेट 17 चल रहा था, उस टाइम पे जो ये इश्यूज़ थे बहुत ही हाइपर थे, बहुत ही प्रीडोमिनेंटली वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। इसीलिए जो वहाँ उस टाइम के राइटर्स भी थे, उन्होंने भी अपने राइटिंग में इन पॉइंट्सों को, इन इश्यूज़ को एक बेस दिया। ओके, ये सारे चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर तब आप गलत है, क्योंकि जब हम BPSC के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो हमें जानना चाहिए कि हर एक चीज़ डिटेल में पूछी जा सकती है, तो हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो आपको मेजर इन्फ्लुएंशियल थिंग्स
आपके छूट जाएंगे, मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप लोग के छूट जाएंगे। तो प्लीज़ इसे स्किप करके ना देखें, या तो मत देखें। अगर आप देख रहे हैं तो इसे अच्छे से देखें, या तो आप इसे देखें ही ना, क्योंकि इसे अगर हम लोग छोड़ देते हैं, अगर ये एक स्टोरी है, अगर आप स्टोरी का पार्ट छोड़िएगा तो ना आपको आगे समझ में आएगा, ना आपका पीछे का समझ में आएगा। इसीलिए आप इसे अगर देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से देखें और स्किप बिल्कुल ही ना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आपके बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप डिटेल में स्टडी करते हैं तो आपको हायर स्कोर कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं, जो आपको नौकरी तक पहुंचा सकता है। ओके। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre. अब जब अर्जुन का अराइवल हुआ, जो हमारे ऑथर है अर्जुन देवचरण, उनका जब अराइवल हुआ तो ये एक तरह से बहुत सिग्निफिकेंट सीन रहा उस टाइम में, जब अर्जुन देवचरण जी लिखना स्टार्ट किए, जब वो इस फील्ड में उतरे, राइटिंग के लिटरेरी पार्ट के फील्ड में जब उतरे, तो एक बहुत ही मेजर सिग्निफिकेंट रोल वो उन्होंने निभाया था उस टाइम के लिटरेचर के लिए। ओके। ना ही ड्रामेटिक लिटरेचर, ना ही ड्रामाज प्लेज वगैरह, बल्कि जो मॉडर्न थिएटर होता था उस टाइम, थिएटर्स चलते थे, सिनेमा वगैरह इतना नहीं था पर थिएटर वगैरह चलता था, तो इसमें एक बहुत ही मेजर रोल उन्होंने निभाया था। अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड दो नाटक आजरा, तो ये इस राजस्थानी में लिखा हुआ है, ठीक है। दो नाटक आजरा, गुवारी एंड संकरियो, बोल मारी मछली किटॉक पानी, धर्म युद्ध एंड मुगती कथा, तो ये सारे उनके फेमस वर्क्स हैं। ओके, उनके प्लेज है जो उन्होंने लिखा था। नाउ कम टू द मेन चैप्टर विच वी आर गोइंग टू take the analysis, which we are going to analyze. Those critical analysis will also be in the chapter, so you don't miss anything from here. धर्म युद्ध is the story of पद्मा, तो ये बेसिकली स्टोरी है एक कैरेक्टर जिसका नाम है पद्मा। A young girl educated through scriptures like the Ramayana and Mahabharata, तो वो एक बहुत ही यंग गर्ल थी और उनका एजुकेशन स्क्रिप्चर्स जो हमारे धर्म ग्रंथ है रामायण महाभारत उनके थ्रू हुई थी। सी फील्स एग्रीव्ड एंड एगिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स वुमेन। अब वो एगिटेटेड और एग्रीव रहती थी, वो गुस्से में रहती थी, वो दुखी रहती थी, किसके लिए? अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड्स, जो सोसाइटी का ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड्स था विमेन के प्रति, उसकी वजह से वो बहुत ही गुस्से में या फिर दुख में रहती थी। सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। अब वो क्वेश्चंस करती थी, किससे? हालांकि अगर कोई भी होगा, कोई भी बच्चे होते हैं, वो क्वेश्चंस हमेशा सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से करेंगे। तो यहाँ पे पद्मा भी क्या की थी? अपने पेरेंट्स से क्वेश्चंस की थी। सेकंड अपने टीचर्स से। आफ्टर द स्कूल, स्कूल इज़ आर सेकंड होम। तो हम लोग को कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी परेशानी होती है, वो हम कहाँ सॉल्व करते हैं? अपने स्कूल और घर पे ही करते हैं। तो यहाँ पे भी जो लड़की थी, यंग गर्ल थी पद्मा जिसका नाम था, उन्होंने भी क्या किया था? जो भी उनके डाउट्स थे वो अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स से पूछी। तो क्या उनका क्वेश्चन था? मेजर क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। उनका एक क्वेश्चन था, ठीक है। क्या एक वुमेन की आइडेंटिटी उनके शादी से पहचानी जाती है? अगर किसी वुमेन की शादी नहीं होगी तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। तो मेजोरिटी हम लोग वेस्टर्न कल्चर में भी देखते हैं, इंडियन कल्चर में भी देखते हैं कि जब वुमेन का मैरिज होता है तभी उन्हें एक अलग आइडेंटिटी मिलती है। जब वो अपने माँ के घर में भी रहती है तो बोलते कि उसे पराए घर जाना है। अब वो जब अपने ससुराल भी जाती है तो वो बोलते हैं लोग कि वो पराए घर से आई है। मीन्स उनका आइडेंटिटी कहाँ पे है? एक क्वेश्चन मार्क है, एक बिग क्वेश्चन मार्क है। ओके, चलिए अब मेन स्टोरी पे आते हैं। पद्मा। अब पद्मा अपनी माँ से पूछती है सबसे पहले, ओके, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। तो वो पूछ रही है अपने माँ से कि एक वुमन का आइडेंटिटी क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? उसकी पहचान। तो माँ बोलती है वाई डू यू आस्क दैट। अब वो पूछती है उनकी माँ, क्योंकि पद्मा अभी बहुत छोटी थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी, यंग थी बट उतनी बड़ी नहीं थी, मैरिड नहीं थी। तो वो पूछ रही थी कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। उसकी माँ ये पूछती है कि तुमसे क्यों पूछ रही हो। और पद्मा बोलती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो पूछती है क्या मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ।
अब ये क्वेश्चन बच्चों में बहुत हद तक पूछा जाएगा जब एक लड़की को घर से रात को 8 बजे निकलने नहीं दिया जाएगा और उसी वक्त उसका भाई या उसके पिता हुए, उसके चाचा हुए, वो 10 बजे रात को भी अपने घर से निकल सकते हैं। तो वो एक क्वेश्चन उनके माइंड में ज़रूर आएगा। आप भी कुछ रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को कि एक वुमेन होने के नाते, एक लड़की होने के नाते आपके साथ कैसा सुलूक होता होगा और आपके साथ कैसा डिफ्रेंशिएट किया जाता होगा एक बॉय और एक गर्ल में, कैसा डिफ्रेंशिएट किया जाता है। कितना भी हम लोग बोल दें हमारी सोसाइटी बहुत ही डेवलप हो गई है, बहुत ही मॉडर्न हो गई है, बट फिर आज भी हम लोग एक ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल ही जाते हैं जहाँ पे एक वुमेन को रेस्ट्रेन किया जाता है, उसे रोका जाता है बहुत सारे काम करने से। ज़्यादातर हम लोग देख सकते हैं अगर रात का बात होता है तो कभी उन्हें अकेले जाने नहीं मिलता, अगर दिन में भी हो तो कभी कभी किसी को अकेले जाने नहीं मिलता है। उन्हें बोला जाता है या तो आप उनमें भाई या किसी घर के परिवार के साथ जाए। तो यहाँ पे भी वो पूछ रही है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क है कि वो कैसे दूसरे से डिफरेंट है, वो क्यों अलग है दूसरों से, यह है तो किस तरह से है। ओके माँ, यू आर माई डॉटर आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। तो वो बोलती है माँ कि तुम तो हमारी बेटी हो, तुम हमारी एकलौती बेटी हो और तुम अपने पापा की डार्लिंग हो, अपने पापा की सबसे चहेती हो। अब पद्मा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स अ हर्ट टू बिस्टो लव। अब पद्मा क्या बोलती है, वो तो बोलती कि फादर क्या करते हैं, वो हमेशा ज़्यादा मनी के ऊपर ध्यान देते हैं, मेरे अलावा, मतलब मुझे छोड़ के किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मनी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पैसे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट टेक्स हर टू बिस्टो लव, तो एक दिल होना चाहिए प्यार बांटने के लिए, प्यार दिखाने के लिए। ओके ये कौन कहता है, पद्मा कहती है अपनी माँ से, माँ फॉर होम डज ही सेव, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक। अब उनकी माँ बोलती है कि पर ठीक है वो पैसे के लिए भागते हैं, पर किन के लिए भागते हैं, तुम हमारी इकलौती बेटी हो तो तुम्हारे लिए ही ना बचाते हैं पैसे, तुम्हारे लिए ही तो हर जो भी चीज़ करते हैं वो तुम्हारे लिए ही करते हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हर्ट। अब वो बोलती है माँ कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई दिल नहीं है। पद्मा, बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू। अब जब माँ बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है, तो पद्मा बोलती है पर मैंने तो ये नहीं बताया कि आपके पास दिल नहीं है, मैंने तो ये बोला कि मेरे पापा के पास या मेरे पिता के पास दिल नहीं है जो वो मुझे प्यार करेंगे। ओके पद्मा, बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो आपको नहीं बोला। माँ, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। अब वो बोलती है कि ठीक है तुमने मुझे तो नहीं बोला, बट अपने पापा को तो बोला, अपने पिता को तो बोला, अपने फादर को तो बोला, तो मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मैं उनसे डिफरेंट नहीं हूँ, मेरी आइडेंटिटी उनसे लिंक है, उनसे जुड़ी हुई है। ओके और ये जो आइडेंटिटी है, ये जो बॉन्ड है हमारे बीच, इसे मैं चेरिश करती हूँ, इसे मैं अप्रिशिएट करती हूँ। ओके एंटर पद्मास फादर। अब ये जो बात हो रही थी इसी के बीच क्या हुआ, एंड पद्मा के जो फादर थे वो, उनकी एंट्री होती है उस सिनेरियो में। ओके उस सीन में उनकी एंट्री होती है। फादर, अब उनके फादर बोलते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, पद्मास मदर। अब वो पूछते हैं ठीक है व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, अभी किस बॉन्ड के बारे में बात हो रहा है, और वो कैसे एड्रेस करते हैं, पद्मास मदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो पद्मा की जो मम्मी है उनका कोई नेम यहाँ पे नहीं दिया गया है। ओके उनका कोई पर्टिकुलर नेम यहाँ पे दिया नहीं गया है, उन्हें भी एड्रेस किया जा रहा है तो उनकी बेटी के नाम से एड्रेस किया जा रहा है, उनका खुद का आइडेंटिटी यहाँ पे दिखता ही नहीं है, आपको देखने को ही नहीं मिलेगा कि उनका नाम क्या है। यहाँ पे आपको बस सिंपल मिलेगा पद्मास मदर, बट शी ऑल्सो हैज़ अ नेम, नो वन एवर बॉदर्स अबाउट इट, बट शी हैज़ अ नेम, no one bothers. We also are often called by our child's name, and she's someone's daughter, someone's sister. But we too have an identity of our own. We too have a name that was always, and that is always what left behind. No one used to bother about our own name, but name is identity. If you call someone by a name, means you're calling him, you're giving him an identity. So let's see what she says. Ma, here is your father, ask him whatever you want to know. अब उनकी जो माँ है वो बोलती है कि यहाँ आपके पापा आ गए हैं या आपके फादर आ गए हैं, आपको जो भी कुछ पूछना है आप अपने फादर से
पूछ सकते हैं। फादर, व्हाट्स इट माई चाइल्ड। अब फादर भी पूछते हैं कि क्या बात है, बताओ। माँ, सी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। अपनी माँ और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि जो बेटी है आपकी, उसे जानना है कि एक वुमेन का, एक औरत का आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। फादर, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड अगेन। उनके फादर क्या बोलते हैं कि तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक वुमेन का आइडेंटिटी, उसकी पहचान क्या होती है जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब पद्मा, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन। अब पद्मा का एक क्वेश्चन है, क्या मैरिज आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है एक वुमेन को। माँ, व्हाट इज़ अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड। अब जो माँ है उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका हस्बैंड है तो उनका लाइफ है, उनका हस्बैंड है तो उनका लाइफ नहीं है। तो वो भी यही चीज़ अपने बेटी को सिखाना चाह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर एक वुमेन मैरिड ही नहीं है, अगर उनके शादी ही नहीं हुई, तो उसका आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। एक हस्बैंड के बिना एक औरत का आइडेंटिटी क्या है। व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड। अब पद्मा पूछती है कि अगर क्या, जब कोई अगर शादी ना करना चाहे, अगर कोई शादी नहीं करेगा तो क्या उसका आइडेंटिटी नहीं होगा। अगर कोई भी लड़की अनमैरिड है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा है क्या। अब माँ बोलती है, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस। अब वो उनकी माँ बोलती है, क्यों तुम अपने बार बार ऐसे सेंसलेस मतलब जिसका कोई मीनिंग ना हो, ओके, जिसका कोई मीनिंग ना हो, उस तरह के क्वेश्चंस तुम क्यों पूछती हो, ओके। उसके बाद पद्मा बोलती है, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज दैट। अब जब बोलती है कि ऐसे सेंसलेस क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो, तब पद्मा एक अलग दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि क्या होता है जब एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जब एक वुमेन के लाइफ में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तब माँ बोलती है, लाइफ इज़ हेल फॉर हर। ऑफ कोर्स वो जो टाइम था 17th सेंचुरी में, उस टाइम क्या था, विडो रीमैरिज नहीं हुआ करता था अब के टाइम के जैसा। उस टाइम, उससे पहले भी क्या हुआ था, सतीदाह प्रथा था। तो क्या था, वुमेन का कोई आइडेंटिटी ही नहीं था। अगर उसका हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो उसे भी फोर्सफुली उसे उसके चिता पे लिटा दिया जाता था। तो उसकी आइडेंटिटी कहाँ थी, उसके हस्बैंड से रिलेटेड थी। इसीलिए वो बोल रही है, अगर तुम्हारा मतलब किसी का हस्बैंड नहीं रहेगा तो उसकी लाइफ क्या होगा, हेल हो जाएगा, नरक हो जाएगा। दैट्स इनजस्टिस। अब पद्मा बोलती है, दैट्स इनजस्टिस, मतलब वो एक तरह से इनजस्टिस है। इनजस्टिस मतलब न्याय नहीं है, ठीक है, अन्याय है एक तरह का। माँ, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर। अब माँ उनकी बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे जस्टिस और इनजस्टिस, न्याय और अन्याय की बातें नहीं करनी है। पद्मा पूछती है, क्यों, वाई। माँ, ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अब उस सेंचुरी की बात हो रही है, ओके, उस सेंचुरी की बात हो रही है, 17th सेंचुरी की बात हो रही है। उस टाइम पे क्या हुआ था। अब माँ उनकी बोल रही है कि ये जो राइट होता है क्वेश्चंस पूछने, ठीक है, क्वेश्चंस पूछने का, ये वुमेन के पास नहीं है, ठीक है। वो वुमेन कोई भी है, उन्हें क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। ये कौन बोलती है, माँ बोलती है अपने बेटी पद्मा से, ओके। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन। तो अगर वो राइट नहीं है, क्वेश्चंस पूछने का राइट नहीं है, तो क्या राइट है उनके पास, ये क्वेश्चन पूछती हैं पद्मा। राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। अब उनके फादर बोलते हैं, ठीक है, बीच में वो बोल देते हैं, उनके कन्वर्सेशन के बीच में बोलते हैं कि राइट्स उनके लिए होता है जो इक्वल है, ठीक है। उनके फादर के लिए एक मैन और एक वुमन इक्वल नहीं है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अगर राइट्स रहता है ना तो इक्वल्स के लिए रहता है, अगर इक्वल कोई होगा तभी उनके लिए राइट्स होगा। अब यहाँ पे वो इक्वल ही नहीं मानते हैं, बराबर का ही नहीं मानते, तो वो राइट्स कहाँ से देंगे, ओके। Padma, why is a home considered a place for bargaining? One should not live in shouldn't live in such a place. अब वो जो लड़की है वो बोलती है, क्यों इस तरह का बार्गेनिंग एक घर में होता है, ठीक है। अगर इस तरह का एक प्लेस है तो वहाँ पे किसी को रहना नहीं चाहिए। फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दिस क्वेश्चन वेर एवर यू गो। अब एक रियलिटी है लाइफ का, वो आईना दिखा रहे हैं, ठीक है। भले ही ये करवा सच है, बट ये अभी भी कुछ हद तक सच है, ठीक है। वो फादर बोल रहे थे कि तुम जहाँ भी क्यों ना जाओ, ठीक है, किसी के पास भी क्यों ना जाओ, जहाँ भी जाओगी, अगर इस क्वेश्चन को तुम पूछोगी तो तुम्हें हर जगह वो सेम रिप्लाईज मिलेंगी, दूसरा कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, सेम काइंड ऑफ रिप्लाई तुम्हें मिलेगा, ओके। अब पद्मा बोलती है,
but the identity of a woman is the identity of a human race. A society sends women. अब वो बोलती है, अब एक जो आइडेंटिटी है वुमेन की, वो आइडेंटिटी है ह्यूमन रेस की। क्यों ये बोलती है? क्योंकि जो भी वुमेन है, ओके, जो भी वुमेन है वो एक जननी भी है। उन्होंने हर किसी को जन्म भी दिया है। कोई भी औरत आती है तो बिना किसी औरत के मदद से वो कोई किसी को भी जन्म नहीं दे सकता है। कोई भी इंसान अगर जन्म लेता है तो वो माँ के कोख से ही होके आता है, बिना उससे वो जन्म नहीं। और जो ह्यूमन रेस है, जो ये मानव जाति है, उसकी भी आइडेंटिटी एक वुमेन से है। अगर वुमेन नहीं रहेंगी तो ह्यूमन रेस का आगे बढ़ना नामुमकिन है। अ सोसाइटी सेंस वुमेन, अब वो कुछ बोलना चाह रही थी कि आधा में ही वो रुक गई। अ सोसाइटी सेंस वुमेन मीन्स एक सोसाइटी विदाउट वुमेन। फादर, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी। अगर फिर से उनके फादर ये बोलते हैं कि इसी वजह से तो बोला जाता है कि मैरिज आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक वुमेन को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। पद्मा, सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड सी हैज़ नो आइडेंटिटी। अब उनका एक क्वेश्चन है, एक एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, एक सडन इन फीलिंग के साथ वो बोलती है कि क्या अगर एक लड़की शादी नहीं करती तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है? वाई इज़ इट दैट एन अनमैरिड मैन इज़ वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सेंट वाइल एन अनमैरिड वुमन इज़ कॉल्ड इमोरल एंड वॉन्टन? तो अब वो बोलती है कि ठीक है, अगर एक गर्ल का मैरिड होती है तभी उसकी अगर आइडेंटिटी होती है, अगर वो मैरिड नहीं होती उसकी आइडेंटिटी नहीं होती है, तो क्यों अनमैरिड जो मैन है उनको वेनरेटेड किया जाता है, उनको मतलब रिस्पेक्ट दिया जाता है और उन्हें सेंट बोला जाता है, ठीक है, साधु बोला जाता है, और एक अनमैरिड वुमेन को इमोरली वो करप्ट है और वैंटन मतलब अनचेस्ट है, अनप्योर है, ऐसा बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही हमारा एक स्टोरी ख़त्म हो जाता है। इस पर आप लोगों को समझने के लिए होगा कि किस तरह से एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक वुमेन का आइडेंटिटी है, किस तरह से एक वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ता है खुद की एक आइडेंटिटी को साबित करने के लिए। यहाँ पे एक फैमिली के अंदर ही, ठीक है, एक फैमिली में ही एक वुमेन को वो रिस्पेक्ट जब नहीं मिलेगा तो सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। अगर हम लोग अपने फैमिली से ही स्टार्ट करते हैं अपने वुमेन को रिस्पेक्ट देना, तो बेशक वो जब सोसाइटी में जाएंगी तब क्या होगा, उन्हें हर जगह से रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आपके फादर आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो सोसाइटी भी आपको रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर होगी। आज अगर आपके फादर आपको पढ़ा रहे हैं, आपके हस्बैंड आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको टोटल फ्रीडम दी है, तो सोसाइटी इंस्पायर होगी आपसे, ठीक है, सोसाइटी आपसे इंस्पायर होगी। और वो इंस्पिरेशन क्या होगा, लोगों को इंस्पायर करेगा, ठीक है, एक इंस्पिरेशन और लोगों को इंस्पायर करेगा और लोग आएंगे और इस तरह से एक चेंज आएगा। तो सोसाइटी में अगर चेंज लाना हो तो हमें दूसरे के लिए वेट नहीं करना चाहिए, हमें बेसिकली खुद से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो खुद में पहले लाइए, फिर आपके गली मोहल्ले में, फिर सोसाइटी से फिर कंट्री में, ऐसे चेंजेस आते हैं। तो ये जो वुमेन का आइडेंटिटी है वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा है, और इसी आइडेंटिटी को इस ऑथर ने, जो अर्जुन देव है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिपिक्ट किया है एक सोसाइटी में किस तरह से एक वुमेन का आइडेंटिटी है और किस तरह से उन्हें देखा जाता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल में चाहिए, कोई भी पोर्शन, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसे जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ और आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।